अब अपने दूसरे नंबर पे है गुणन नियम के लिए। गुणन नियम के लिए हमने पहले ही लिख लिया, आपका टाइम बर्बाद होगा लिखने में, बड़ी वीडियो होगी, आप कहोगे इतने बड़े में इंट्रोडक्शन ही समझाया है बस। तो देखो इसमें भी वही नियम है, पूरे पूरे 6 यही नियम है बस। पहला होता है सभ्यता नियम, इसमें भी उसमें प्लस था, इसमें गुना है। सभ्यता नियम की अनुपालना, सभ्यता नियम का पालन करता है। सभ्यता नियम वही होता है Z1, Z2 बिलोंग टू C। तो इसमें होता है Z1 इंटू Z2 बिलोंग टू C, उसमें प्लस था, इसमें गुना है। ये C में बिलोंग करेंगे, ऐसे लिखने पर भी C में बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर अगला है अपना क्रमबन में गुणधर्म। क्रमबनी में गुणधर्म ये वही गुणधर्म है जो अपना प्लस में देखा था हमने, Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1, मतलब Z1 इंटू Z2 को हम Z2 इंटू Z1 लिख सकते हैं। ये अपना क्रमबनी में नियम की अनुपालना करता है गुणन नियम। साहचर्य मतलब सम्मिश्र संख्या को गुणन नियम क्रमबन में गुणधर्म की अनुपालना करता है। साहचर्य गुणधर्म है अपना अगला Z1 इंटू Z2 कोष्टक को Z3 बराबर लिख सकते हैं हम इसे Z1 कोष्टक ऑफ Z2 इंटू Z3। इसमें क्या है, ये बाहर है और ये भीतर गुना है और ये भी बाहर गुना है, तो हम इसे बाहर ले जा सकते हैं, इन दोनों को भीतर गुना कर सकते हैं। इसे हम ऐसे कर सकते हैं। अगला अपना गुणन तत्समक। गुणन तत्समक है अपना कि सम्मिश्र संख्या से किसको गुना किया जाए कि उसका मान वही रहे, परिवर्तित नहीं हो। तो उसमें हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्या को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब इसका मान होता है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को 1 से मल्टीप्लाइड करने पर उसका मान वही रहता है। Z इंटू 1 Z ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। Z से मतलब 1 से गुना करने पर Z ही रहता है इसका, इसलिए इसका गुणन तत्समक होता है 1। अब अगला है अपना गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम होता है कि सम्मिश्र संख्या Z को किससे गुना किया जाए कि उसका मान 0 हो जाए। तो इसका मान होता है 1/Z। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को 1/Z से गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। जैसे कि Z है इंटू 1/Z करोगे आप तो इसका मान 0 नहीं होगा क्या, Z से Z उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका गुणन प्रतिलोम होता है 0। अब अगला है अपना निरसन नियम। ये गुण मतलब सम्मिश्र संख्याओं का गुणन निरसन नियम की अनुपालना करता है। इसमें होता है दायां निरसन बायां निरसन। दायां निरसन नियम होता है Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z3। तो इसमें Z1 के स्थान पर हमने 3 लिख दिया, Z2 को पहले लिख लिया। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z3 इंटू Z2, एक ही बात, पहले लिख लिया। Z1 के स्थान पर Z3 आ सकता है। और यहाँ पर है अपना Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 इंटू Z3। तो इसमें Z2 के स्थान पर हमने Z3 लिख दिया। इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं Z3 लिख सकते हैं इसके स्थान पर, क्योंकि ये दे रखना इस पर ये रख दिया। ये हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद आप आती है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है अपनी, देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 है अपनी, तो ये क्या कहती है, यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है ना, Z बराबर 0 है, तो उसके दोनों भाग 0 के अलग अलग बराबर होंगे। जैसे कि उसका वास्तविक भाग 0 के बराबर होगा, जैसे कि सम्मिश्र संख्या को लिखते हैं हम 1 प्लस आयोटा b की फॉर्म में बराबर 0। तो इसमें a बराबर 0 होगा तथा b बराबर भी 0 होगा। ये थ्योरम नंबर 1 कहती है अपनी। और थ्योरम नंबर 2 है अपनी, थ्योरम नंबर 2 है अपनी, यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर Z2 है, मतलब कोई भी सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या के बराबर है ना, तो उसके दोनों पार्ट अलग अलग बराबर होंगे। जैसे A1 प्लस आयोटा B1 बराबर A2 प्लस आयोटा B2। तो इसमें A1 बराबर A2 होगा तथा B1 बराबर B2 होगा। अलग अलग दोनों, मतलब वास्तविक भाग के बराबर होगा तथा काल्पनिक भाग के बराबर होगा। अब अगली है अपनी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कि Z हमारी सम्मिश्र संख्या है Z बराबर A प्लस आयोटा B। तो इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मतलब इसका Z बार क्या होगा, तो इसका Z बार होगा A माइनस आयोटा B। तो इसकी हम परिभाषा आती है तो परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिखते समय आयोटा के गुणांक के चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। सिर्फ आयोटा के इसको गुणांक के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दिया, ए को बिल्कुल चेंज किया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। सिर्फ आयोटा के गुणांक का चिन्ह परिवर्तित किया जाता है। ये होती है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे Z बराबर है अपना 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसकी Z बार होगी अपनी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी इसकी 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा।
ये इसकी संयुग्मी। अब हम देखते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पहला होता है जेड प्लस जेड बार है। जेड प्लस जेड बार है, इसे तो हम लिख सकते हैं टू रियल पार्ट ऑफ जेड। टू रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट होता है अपना ए, काल्पनिक पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है बी। तो दूसरा होता है अपना जेड माइनस जेड बार दूसरा, तो इसे लिख सकते हैं हम टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा होता है अपना जेड बार कोष्टक जेड बार, मतलब जेड के ऊपर 2 बार लग जाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं केवल जेड के बराबर होता है, ये लिख सकते हैं क्या होता है। अब चौथा है अपना Z1 प्लस Z2, इन दोनों के ऊपर बार है, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि Z1 बार प्लस Z2 बार, इसे लिख सकते हैं। पाँचवा है अपना, 5वें नंबर का है अपना Z1 माइनस Z2 पर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। 6वें नंबर का है अपना Z1 इंटू Z2 पूरे के ऊपर बार है, तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, अलग से लिख सकते हैं दोनों। और 7वां है अपना Z1 Z2 कोष्टक में, और इस पूरे के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं Z1 बार बटे में Z2 बार। ये हम 7 गुणधर्म है इसके, इसे ऐसे। अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है अपनी समिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक ज्ञात करना। यदि जैसे माना कि हमारे पास समिश्र संख्या है Z बराबर A प्लस आयोटा B, तो इसके हम मापांक को लिखते हैं हम मॉड Z से या फिर और R से, इन दो के द्वारा हम इसे लिखते हैं। अब अगली देखो, ये इसका सूत्र होता है, जैसे कि लिख लेते हैं हम समिश्र संख्या Z का मापांक क्या होता है, मॉड ऑफ Z बराबर R, मतलब दोनों बराबर होते हैं ना, किसी के भी द्वारा निरूपित किया सकते हैं। R को नीचे लिखते हैं बराबर R, बराबर सूत्र होता है इसका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम A प्लस B दोनों के स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट होता है अपना A, इमेजिनरी पार्ट होता है B, तो इसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये R का सूत्र होता है। यदि हम मापांक निकालते हैं तो मापांक का ये सूत्र होता है। अब मापांक के कुछ गुणधर्म है, उसे देखते हैं। पॉइंट 1 है अपना P1 मॉड ऑफ Z बराबर होता है अपना मॉड ऑफ Z बार के, ये इसके दोनों आपस में बराबर होते हैं। P2 होता है अपना मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू Z बार। P3 होता है अपना 0.3 लिखो Z1 इंटू Z2 मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, इसके बराबर होता है ये। अब P4 होता है अपना Z1 मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 डैश Zn, तो ये होता है अपना, नीचे लिखते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 डैश मॉड ऑफ Zn, इसके बराबर होता है ये। तो 0.5 है अपना 0.5 मॉड ऑफ Z की पावर n, मॉड है ये, क्वेश्चन नहीं है, मॉड है। मॉड ऑफ Z की पावर n होता है अपना Z मॉड ऑफ n मॉड के ऊपर आएगा, ये होता है। और P6 होता है अपना, लास्ट होता है यही Z1 अपॉन Z2 का मॉड, ये होता है Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड, ये होता है अपना। और यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ Z नॉट बिलोंग टू 0, मतलब Z 0 नहीं होगा कभी भी। अब एक अगला है अपना कि समिश्र संख्या के ना ये होता है कोणांक को हम थीटा से दर्शाते हैं। कोणांक बराबर होता है थीटा कभी भी माइनस पाई से छोटा नहीं होगा और पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा, मतलब माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई के बराबर होगा, ये थीटा का मान होगा। और थीटा को निकालते हैं हम टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर B/A, ये सूत्र होता है अपना B/A की सहायता से थीटा ज्ञात करते हैं। थीटा को एक दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो अपना सूत्र हम अब देखते हैं आगे। इसे हम थीटा को ज्ञात करने की लघु विधि भी कहते हैं, डाल देते हैं हम लघु
विधि, लघु विधि से याद करते हैं हम वही ऐसे देख। अब इस लघु विधि में ना एक ग्राफ बनता है, जैसे कि देखो ये तो हो गया काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष हो गया, और ये हो गया अपना वास्तविक अक्ष हो जाएगा एक। यहाँ पर ये ग्राफ खींच देते हैं, ये हो जाएगा वास्तविक अक्ष, ये अपना काल्पनिक अक्ष, ये वास्तविक अक्ष। यदि देखो z बराबर है अपना ये है ना a प्लस आयोटा b, इसमें है तो थीटा बराबर अल्फा होगा, थीटा और अल्फा का मान बराबर होगा। और यदि z बराबर है अपना माइनस a प्लस आयोटा b, तो थीटा का मान पाई माइनस अल्फा होगा, पाई में से घटाएंगे अल्फा को जब थीटा निकलेगा। और यदि z बराबर है अपना माइनस a माइनस आयोटा b, तो थीटा का मान होगा तो वो होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। यदि z बराबर है a माइनस आयोटा b, तो थीटा बराबर होगा माइनस अल्फा। ये सारणी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बता दें अब हम बताते हैं, देखो a प्लस आयोटा b है तो नीचे a माइनस आयोटा b है, देखो नीचे लाने पर प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो माइनस a प्लस आयोटा b है तो नीचे लाने पर दोनों माइनस के हो गए। ऐसे ही यहाँ पर है अल्फा ऊपर प्लस का था, नीचे माइनस का हो गया। यहाँ पर पाई माइनस अल्फा था तो यहाँ दोनों पर माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस पाई चिन्ह विपरीत हो जाएंगे दोनों को, तो माइनस पाई ऑफ माइनस पाई और ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा ये। अब ये इसकी सहायता से हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं, एक तरीका ये है अपना। अब अगला टॉपिक है आता है अपना, जैसे कि बढ़िया टॉपिक है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप ज्ञात करना, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या, ध्रुवीय रूप ज्ञात करते हैं, जैसे कि ये माना कि हमारे पास सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, तो इसका ध्रुवीय रूप होगा, ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सूत्र होता है ध्रुवीय रूप का। और यहाँ ना r को तो हम कहेंगे कि इसका मापांक, r तो है इसका मापांक और थीटा है कोणांक, ये दो मान हैं इनके r के और थीटा के मान हैं। आयोटा का तो कोई वो नहीं है। अब हम जानते हैं r का मान तो हम ऐसे निकालते हैं, r का मान तो ये ऐसे निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और थीटा का मान निकालते हैं हम b टेन थीटा बराबर b अपॉन a से या लघु विधि से। और कुछ मानक ध्रुवीय रूप देख लेते हैं।